बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर यानी खित्ते में से बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये एक खबर कि ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की है, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तक की इतला के मुताबिक अमेरिका ने एक ब्लॉकेज किया हुआ है बैरूनी सतह पे, यानी पाकिस्तान और ओमान के बीच में एक पट्टी है जहाँ पे अमेरिकन शिप खड़े हैं और वहाँ से वो किसी भी बहरी जहाज़ को गुजरने नहीं दे रहे बकौल उनके। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि हम वहां किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने दे रहे, बल्कि उन्होंने एक ईरानी जहाज पे कब्जा भी किया, दूसरे ईरानी जहाज पे एक टैंकर पे भी कब्जा किया। फिर ट्रंप ने यह कहा कि चीन से कोई तोहफा जा रहा था, हालांकि इसका डिनाइल भी आ गया है। लेकिन अमेरिका का ब्लॉकेज जारी है और ईरान ने अपना अंदर जो आबने हुर्मुज़ का ब्लॉकेज है उसको मजीद सख्त कर दिया है। यहां 3 जहाज़ों को कंट्रोल में लिया जो ईरान से बातचीत किए बगैर जा रहे थे। यानी ईरान का यह मानना है कि जो यहां से गुजरना चाहता है वो गुजर जाए, लेकिन हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के तहत और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में बिला वजह यहां से कोई नहीं गुजरेगा। इंडिया के एक बहरी जहाज के ऊपर फायरिंग हुई थी जिसके ऊपर सफीर को तलब किया गया था और यह दावा किया गया कि वो जहाज ने जो टोल टैक्स अदा करना था वो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस पर फायरिंग हो गई। अब खबर कुछ और आई है। खबर यह है कि वो पैसा किसी और ने वसूल कर लिया था और कोई क्रिप्टो फ्रॉड हो गया था। लेकिन एक्चुअली जो ईरानी है, जब उन्होंने रोका वो जहाज नहीं रुका तो फिर उन्होंने फायरिंग कर दी। और अब इस वक्त 3 जहाज़ों पे फायरिंग हुई, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया। ईरान जो बैरूनी नाकाबंदी है उसको एक जंगी इकदाम करार दे रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमारी बंदरगाहों का ब्लॉकेज करना या हमारी बंदरगाहों की नाकाबंदी करना, जैसा कि अमेरिका ने पूरे खित्ते को आगे से ब्लॉक कर दिया है, वो ये कह रहा है कि ये जंगी कदम है और हमें पता है कि इसको खुलवाना कैसे। अब अगर ईरान ताकत का इस्तेमाल करता है इसको खोलने के लिए तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ये मामला इस खित्ते को एक नई जंग की तरफ खुदा न खास्ता लेकर जा सकता है। देखिए, ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। ईरान कोशिश करेगा कि अमेरिका कुछ ऐसा करे जिसके जवाब में ईरान रिटेलिएट करे और इस ब्लॉकेज को खुलवाए। ब्लॉकेज कितना मजबूत है, इस हवाले से चंद लोग सवालात उठा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया उसके मुताबिक तो ब्लॉकेज बहुत ही मजबूत है और बड़ा शानदार ब्लॉकेज है और कोई भी उसको अबूर नहीं कर सकता। जबकि यहां पे हमारे पास कुछ रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये बता रही हैं, और ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसकी खबर भी आई हुई है कि अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर गए हैं। अब ये तेल लेकर जा रहे हैं। अमरीकी ब्लॉकेज का क्या फायदा अगर वहां से टैंकर्स गुजर रहे हैं तो, और वो गुजरते चले जा रहे हैं। अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सैटेलाइट उनके पास है, बहुत सारी सहूलतें उनके पास है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पे सिर्फ गरीब ममालिक के या कमजोर ममालिक के ऑयल टैंकर्स नहीं गुजरते, यहां बहुत अमीर और ताकतवर ममालिक की भी तजारत होती है, जिनमें जापान है, कोरिया है, चाइना है और बड़े ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान है। ये सारे मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात ठीक है और अमेरिका इनके साथ जंग में क्यों जाएगा। तो अगर ईरान वहां से कुछ पैसा वसूल करके जहाजों को निकाल रहा है या वो अपने एक तरीकाकार से निकाल रहा है तो अमेरिका भी सारे जहाजों को रोक नहीं पा रहा। फाइनेंशियल टाइम ने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि अमेरिका का दावा इसके बिल्कुल बरअक्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी और तरीके से चीजों को देखते हैं, जैसे दुनिया देख रही है वो वैसे नहीं देखते। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, कि माली एतबार से ईरान जो है वो तबाह हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और फौरी तौर पे खुल जाए। स्टार्विंग फॉर कैश, यानी वो इस वक्त पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे $500 मिलियन ईरान का नुकसान हो रहा है। ईरान की मिलिट्री और पुलिस शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। अब ये तो सिर्फ अमेरिका ने बंद किया कितना अरसा पहले, मैक्सिमम अमेरिका को यह बंदिश किए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो 1 हफ्ते में ईरान की इतनी बुरी हालत होगी कि पुलिस को भी तनख्वाह नहीं मिल रही, फौज को भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 6 महीने से बंद किया हुआ है आपने हुर्मुज़ को, या बाहर की तरफ से जो ब्लॉकेज उसने लगाया हुआ है
ये तो 6 महीने या साल बाद करने वाली बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शुरू कर दी हैं कि जनाब तनख्वाहें मिलना बंद हो गई, पैसे पैसे को तरस गए। ऐसा तो नहीं हो रहा। ईरान के पास पैसे भी हैं। अव्वल तो ईरान ने जब ये कहा कि उसे वॉलंटियर चाहिए तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आकर वॉलंटियर बनने के लिए अपने आप को पेश कर दिया कि हम जंग में लड़ना चाहते हैं, हमसे काम करवा लें। तो ऐसे मुल्क में तनख्वाहों के लिए पुलिस वाले और फौज वाले क्यों लड़ेंगे या हालात खराब करेंगे? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है और उस दुनिया के अंदर रहते हैं। फिर एक और बात कही कि ईरान नहीं चाहता कि आबनाए हुर्मुज़ को बाहर की तरफ से बंद रखा जाए, वो इसे खोलना चाहते हैं ताकि रोज़ाना जो $500 मिलियन का उनका नुकसान हो रहा है वो नुकसान उनका ना हो। वो कहते हैं 4 दिन पहले मेरे तक कुछ लोग पहुंचे थे और मुझे ये कह रहे थे कि सर ईरान ये चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए इमीडिएटली। अब ये कौन लोग थे? ये आसिम मुनीर साहब ने ईरान का ये पैगाम पहुंचाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाए बाहर की तरफ से। ईरान ने तो खोल दी थी पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब ईरान ने कहा कि फिर आप भी खोल दें इसको, ये ब्लॉकेज खत्म करें, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं, अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे तो फिर ईरान के ऊपर डील के लिए दबाव नहीं कर पाएंगे। ट्रंप को ये लगता है कि वो 2 ही तरीकों से ईरान पे डील के लिए दबाव डाल सकता है। एक, ईरान की सारी बंदरगाहों की ब्लॉकेज जो उसने किया हुआ है कि मैं वहां पे नाकाबंदी करके तो ईरान पे दबाव डालूंगा और इसके जरिए से ईरान के साथ एक डील हासिल करूंगा। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बमबारी करके, कि बहुत बड़े पैमाने पे बमबारी करनी पड़ेगी और उस बमबारी के नतीजे में ईरान पे इतना दबाव डलेगा कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा या डील करेगा। तो वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो इतला आई है उसमें 34 ऑयल टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज क्रॉस करके चले गए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये दावा किया कि 70 ऐसे टारगेट्स हैं जो ईरान ने लॉक किए हुए हैं और उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है या उनकी उंगलियां बटनों के ऊपर है, क्योंकि अब ट्रिगर तो होता नहीं, बंदूक थोड़ी चल रही है, बटन ही चल रहे हैं। तो वो ट्रिगर ही आप कहेंगे जहां से ट्रिगर किया जाता है बम को, ड्रोन को, मिसाइल को। उन्होंने कहा जी हमने अपने 70 टारगेट्स लॉक किए हैं और ये मिडल ईस्ट में है और ये अमेरिकन टारगेट्स हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ईरान ने साफ धमकी लगाई है कि अब अगर खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के खिलाफ तो जो जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो उसकी ऑयल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ये बड़ी संगीन धमकी है जो ईरान ने लगाई है। नाजरीन, एक चीज अमेरिका के अंदर हुई है और 4 बड़े इंकशाफात हैं जो अमेरिका से अब सामने आए हैं। ये चारों मैं आपके सामने रखूंगा और इन चारों चीजों ने डोनाल्ड ट्रंप को दीवार के साथ लगा के अकेला कर दिया है। इस तन्हाई से डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे निकलना है इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, ट्रंप को न्यूक्लियर कोड्स नहीं दिए गए। दूसरी चीज, ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी चीज, ट्रंप के दामाद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चौथी चीज, अमरीकी असलहे के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। पहली चीज जो है वो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मौकों पर बड़ी खौफनाक धमकियां दी। एक, उन्होंने ये कहा कि पूरी तहजीब मिटा देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरा मुल्क हम धमाके से उड़ा देंगे। अब यह मालूम हुआ है और यह दावा किया गया है, ये दावा एक साबिक CIA डायरेक्टर की जानिब से किया गया और बाकायदा उन्होंने टीवी पर बैठकर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि जब बहुत तनाव का माहौल था तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे। ये मिलिट्री क़यादत के पास होते हैं मगर उन्हें फराहम नहीं किए गए। ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स को इस्तेमाल करना चाहता था मगर जनरल डैन केन इन्होंने खड़े होकर कहा कि नो, अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन, उन्होंने कहा कि नहीं, कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे। ये इंतहाई खतरनाक बात है, दुनिया में रिपोर्ट भी हुई है। इसका को डिनाई भी किया गया, डिनाइल आया है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ये बता रही हैं कि जनाब ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये एक स्टेटमेंट मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस पर खुद कोई बात नहीं करता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ट्रंप का पता कोई नहीं है। दबाव डालने के लिए भी वो न्यूक्लियर कोड्स मांग सकता था ताकि खबर बाहर निकले और ईरान के ऊपर दबाव डले। जितना डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव है, जितनी मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है अपनी खाल बचाने के लिए।
दूसरा नादरीन, जब जहाज गिरा ना, ईरान ने जहाज गिराया अमेरिका का, और उनका पायलट वहां पे गुम गया। अब वो जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें आपको पता है बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन था। अमेरिकी मरीन्स वहां पे उतरे, उनके अपने जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, तो 5-6 तैयारे अमेरिका के ज़ाया हो गए थे और बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। चारों तरफ से हमले भी हो रहे थे, तो ये बड़ा खौफनाक एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के बीच में जो व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम बना हुआ है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना और गलत रवैया अपनाया। यानी वो इरिटेटिंग किस्म का उनका बिहेवियर था, बड़ा बदतमीजी वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से फिर बाहर किया गया, और जो कमांडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि जितना हो सके डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आने से ऑपरेशन के ऊपर असर पड़ता था। यही आप अंदाजा कर लें कि अमेरिकी सदर को अमेरिकी फौज सिचुएशन रूम से दूर रख रही है, जो व्हाइट हाउस में बनाया ही इसलिए गया है ताकि सदर को तमाम सिचुएशन से और चीज़ों से आगाह रखा जाए। वो वॉर रूम नहीं है, वो सिचुएशन रूम है, ताकि सदर जो है वो सिचुएशन से आगाह रहे। लेकिन सदर को ही उससे बाहर कर दिया गया। ये ट्रंप की हालत है। नंबर 3 मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इंक्वायरी की जद में आ गया। इंक्वायरी शुरू की है अमेरिकी सेनेटर्स ने, और उन्होंने आगाज कर दिया कि $2 अरब सऊदी अरब से, $1.5 अरब कतर से और यूएई से, और $110 मिलियन से जायद फीस भी वसूल की गई है। वो ये कहते हैं कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर जो है वो मुतासिर कर रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, कतर से और यूएई की हुकूमतों से अरबों डॉलर इन्होंने इकट्ठे किए, और यही अमेरिका के लिए सफारतकारी भी कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा आदमी जो अमेरिका की सफारतकारी की कोशिशों में शामिल है, वो जो ममालिक इस वक्त जंग की जद में है, उन्हीं ममालिक से अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहा है। तो यह मफादात का टकराव है, यह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर अमेरिकी सेनेटर्स ने इंक्वायरी शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा मसला। चौथा बड़ा इंकशाफ, ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया भी था, अब यह खबर खुलकर सामने आ गई है कि अमेरिका का जो स्ट्राइक करने का या अपने आप को बचाने का जो असलहे का जखीरा है, उसमें 50% तक अमेरिकी मिसाइलों में कमी आई। स्ट्राइक यानी हमला आवर मिसाइलों की जो मिकदार है उसमें 45% तक कमी आ चुकी है। 17 दिनों में उन्होंने चला दिए इतनी बड़ी तादाद में अपने क्रूज मिसाइल, बाकी मिसाइल्स। जो थार्ड सिस्टम है और पैट्रियट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके इंटरसेप्टर्स भी इन्होंने 50% तक चला दिए हैं। और अगर मजीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, क्योंकि ये सिर्फ 5-6 हफ्तों के अंदर ये सारा कुछ हो गया है, अगर मजीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, तो ये गैर जरूरी तौर पर अमेरिका में मिसाइलों की किल्लत पैदा हो जाएगी और अमेरिका दुनिया के सामने वुल्नरेबल हो जाएगा, यानी उसकी फौजी कुव्वत को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इस वजह से भी अमेरिकन जो इदारे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और हुकूमत को मना कर रहे हैं कि मजीद लड़ाई के अंदर ना जाए। अब आ जाए नाज़रीन मुज़ाकरात की तरफ। ईरान तो मुज़ाकरात पे माना नहीं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी करके मुज़ाकरात हो जाए, कुछ भी करके जान छूट जाए, मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। ईरान मान नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टाउट्स ईरान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गए हैं कि ईरान हार क्यों नहीं मानता। देखिए, पाकिस्तानी ये जानते हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देनी पड़ेगी, और इसी में आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की सर्वाइवल है। अब वो अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ईरान थोड़ा सा सर नीचे झुकाकर, थोड़ा सा शिकस्त तस्लीम करके, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करके, जो चीजें मैदान में नहीं हारा वो टेबल के ऊपर थोड़ा बहुत हार जाए, ताकि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए। लेकिन इस डील में पाकिस्तान को यही मिल सकता है ना कि ट्रंप की खुशनुदी मिल जाएगी, और तो कुछ वो देते नहीं हमें। हाँ, एक उसने ऑफर किया है कि फुटबॉल की टीम पाकिस्तान की डलवा देगा, कोई एक आधी टीम नकारा सी निकाल के उसकी जगह पाकिस्तान की टीम डलवा देगा, ये उसने कहा है, और कहता है इसके बारे में मैंने बात भी की है। बहरहाल अब पाकिस्तान में टाउट छोड़ दिए गए हैं कि वो ईरान को बुरा भला कहें, और अब ईरान को बुरा भला कहने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है। आबनाए हुर्मत जो खुलवानी थी, दुनिया भर की रिफाइनरियां तो चलवानी थी, लेकिन अपनी रिफाइनरी बंद हो गई। ये देखें अटक रिफाइनरी का स्टेटमेंट। रावलपिंडी वाली अटक रिफाइनरी बंद हो गई है।
अटक रिफाइनरी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखकर आगाह किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रस्तों की बंदिश की वजह से न क्रूड ऑयल पहुंच रहा है और ना साफ शुदा ऑयल, डीजल, पेट्रोल स्टॉक करने की हमारे पास मजीद जगह है, क्योंकि माल बाहर जा ही नहीं पा रहा। इसलिए जनाब रिफाइनरी बंद हो रही है। तो हम दुनिया की नंबरदारी के चक्कर में हैं, अपना हमें पता कोई नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास जितना भी सनती जोन है वो सारा का सारा बंद पड़ा है। मसनूआत की तैयारी बंद पड़ी है। बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर और जितने भी ड्राइवर्स हैं, फैक्ट्रियों के दरवाजे उनके ऊपर बंद हो गए हैं। बेचारे काम करने वाले मेहनतकश काम कर नहीं पा रहे। अब 5-6 दिन हो गए हैं उनका कारोबार बंद पड़ा है और सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख तक ये कारोबार ऐसे ही बंद रहेगा जब तक कि अमेरिका बहादुर और ईरान के मुज़ाकरात नहीं करवा दिए जाते। ये जनाब पाकिस्तान की टोटल हिकमत अमली कि दुनिया खुलवाने के चक्कर में अपना मुल्क बंद करवा रहे हैं। और वजह इसके पीछे एक ही है कि आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी चाहिए और लगातार लंबे अरसे तक के लिए चाहिए। पाकिस्तान में बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर रहे हैं ये। यार अगर आप अमेरिका के इतना काम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत फायदा भी आप अमेरिका से ले लें, कोई पाकिस्तान के लिए रिलीफ ले लें आईएमएफ से। आईएमएफ बात आपकी मानता नहीं है, गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। जो आईपीपी मुआहदे इन्होंने लगाए थे, अब 1 बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम और 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, और वो यूनिट भी इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर दिया बिल बढ़ा बढ़ा के। अब एक मरतबा फिर ये हर सूरत में 2800 अरब रुपए अदा करने के पाबंद है। यानी आईपीपी के साथ जो मुआहदे किए हैं हर सूरत में 2800 अरब रुपए अदा करने हैं, और अब आवाम के ऊपर दोबारा से बिजली की कीमत में बढ़ाने का ये फैसला कर रहे हैं। मई के बिलों में मार्च के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। अंदाजा करें मार्च का बिल जो आप अदा कर चुके हैं, मार्च के महीने का जो बिल आपको आया, आपने वो बिल अदा कर दिया, उस बिल के ऊपर दोबारा मई के बिल में फिर से वो बिल आएगा। यानी जो मार्च में आपने बिल अदा किया है उसका इजाफी बिल मई के बिल में दोबारा आएगा। मार्च के महीने में लोग बुलबुला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार इतना बिल कैसे आ गया। अब मई के महीने में, क्योंकि देखें ना अप्रैल में तो बिजली नहीं आई, तो इस्तेमाल कहां पे होनी थी। तो जो मार्च में आपने बिजली इस्तेमाल की है उसके ऊपर इजाफी पैसे अब ये वसूल करेंगे मई के महीने में। ये है पाकिस्तान की सरकार। अवाम का खून निचोड़ेंगे और नवाज शरीफ को कोई नहीं पूछेगा। भाई कोई तो इस आदमी को बिठाकर सवाल पूछो कि ये कौन से मुआहदे थे भाई जो आपने डॉलरों के अंदर कर दिए, कि आपने लाके एक आईपीपी को बिठाया, उसको आपने कहा कि भाई जितने मर्जी तुम यूनिट बनाओ या ना बनाओ हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है और हम तुमसे लेते हैं 50 मेगावाट, तो हम तुम्हें पैसा 1000 मेगावाट का देंगे, 50 मेगावाट का नहीं देंगे। इसी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। भाई जिससे आप जितनी चीज खरीदते हैं उतना पैसा देते हैं ना। ये क्या तरीका हुआ कि हम आपसे खरीदें या ना खरीदें आपको पैसा मिलेगा। यही इन्होंने एलएनजी टर्मिनल्स के अंदर भी किया। $16 मिलियन से ज्यादा पैसा हर महीने हम एलएनजी टर्मिनल्स को देते हैं। $2 अरब से ज्यादा हम दे चुके हैं और लगातार हम देते चले जा रहे हैं, रोजाना के हिसाब से दे रहे हैं, और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।